हाय दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 का अतीत से वर्तमान भाग 1, जो कि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं कंपटीशन के लिए। ये नहीं पढ़िएगा ना, अभी जैसे बच्चा में अगर 6 वाला क्लास का नहीं पढ़िएगा बुक, तो बराम तो पढ़ना ही पड़ेगा कंपटीशन में, ये तो पक्का है। इसलिए अगर हिम्मत है तो दो तो सवाल के जवाब देखते हैं कि आप कितना सही कर सकते हैं। इसलिए आते हैं, पूरा क्वेश्चन आंसर सब टोटल अतीत से वर्तमान वाला क्लास 6 का है। आते हैं आगे। पहला चैप्टर क्या है? हमारा अतीत। पहला चैप्टर क्या है? हमारा अतीत। पहला चैप्टर क्या है? हमारा अतीत। ये चैप्टर देखेंगे। अब हमारा अतीत से क्या क्या क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। क्लास 6 का है। ये तो बच्चा लोग दिया था, आंसर मार दिया था 6 वाला में, लेकिन आगे आंसर नहीं दिखाई देगा। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनतम का निर्धारण किस विधि से करते हैं? कार्बन 14 विधि, जो कि कंपटीशन में भी पढ़ना पड़ता है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? विंध्य पर्वत। एकदम सब टोटल कंपटीशन का क्वेश्चन है। 6 से लेकर अगर 12 तक ले कोई भी पढ़ लेगा ना बुक, तक कोई भी एग्जाम निकाल देगा। बीपीएससी का पीटी मेंस भी लिख देगा कुछ कुछ। हाँ, यूपीएससी का पीटी निकाल देगा, ये गारंटी है। अगर अच्छा से पढ़ लेगा तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोल्डिहवा से। अब आते खाली स्थान भरने के लिए। मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को विंध्य में विभाजित किया जा सकता है। स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई की। कुम्हरार नामक स्थान कहाँ है? पटना में। इसका खुदाई किसने किया? स्पूनर ने। कुम्हरार कहाँ है? पटना में। इसका खुदाई किसने किया? स्पूनर ने की थी। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। ये सब तो पढ़ लो नहीं होगा कंपटीशन में, न तो देख लेना। देश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। बताओ तो हिम्मत है। देश क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। हिम्मत है, बताओ तो, कमेंट करो तो। ये छोड़ देते हैं। खासी क्या है? एक जनजाति है। मगध क्या है? प्रथम बड़ा महासाम्राज्य, जो कि मगध के राजधानी कहाँ है? राजगिरी या वज्रगिरी या राजगिरी। महापाषाणिक संस्कृति है। अनाज का परिमाण वही ने यहाँ दिया था। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था? अनाज का परिमाण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में। वही उसमें वहाँ भराएगा मेहरगढ़। यहाँ पे चौपानी मांडो कहाँ का एगो स्थल है? दक्षिण भारत का। अब आते हैं दूसरा चैप्टर, प्रारंभिक समाज। आते दूसरा चैप्टर, प्रारंभिक समाज। आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल। सबसे पहले मानव देखो आग का इस्तेमाल ऐसे करता था, दोनों हाथ में पक्खल है, इसको ठोक ठोक के आग का इस्तेमाल करता था। आरंभिक मानव का जीवन ऐसा ही रहता था। देख लो, खाल पहनता था बस। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? मध्य प्रदेश में। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान में किस राज्य से मिला है? गुजरात में।
आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज की बनी होती है? पत्थर का। आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते हैं? पत्थर का। पत्थर को क्या कहते हैं? स्फटिक। ये सब में आंसर लिखा है तब बता रहे, अब अगला में आंसर बताना, जहाँ से आंसर नहीं लिखा रहेगा तब जानेंगे कि तू भी कितना पढ़ने वाला है। 6 क्लास का अतीत से वर्तमान न बना पाएगा। हम खुद ही नहीं बना पाते थे, क्योंकि हम पूरा अभी किताब पढ़ें, इसका क्वेश्चन आंसर देखें तब बता रहे हैं। हम एकदम ओल्ड कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आई है, 6 से लेकर 12 तक। अभी पढ़ो या लूसेंट में पढ़ो या अदर बुक में पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ये सब टॉपिक, ये पक्का है। आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ की बनी होती है? पत्थर का। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले से में अवस्थित है? मुंगेर। ये सब मालूम था? नहीं था। पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर। पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? मुंगेर में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आते हैं खाली स्थान में। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। यह किससे संबंधित है? शैल चित्र से संबंधित है। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा था? एमपी। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा था? एमपी में था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और शिकार करते थे। 14,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। कितना हजार साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी? 14,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। अब आते हैं प्रथम कृषक एवं पशुपालक। चैप्टर का नाम क्या है? प्रथम कृषक एवं पशुपालक। आरंभिक मानव द्वारा कृषि का। आरंभिक मानव के द्वारा कृषि का ये चित्र है। आरंभिक मानव बर्तन बनाता था इससे। आरंभिक मानव बर्तन बनाता इससे। आरंभिक मानव के आवास ऐसे आवास घर बना के रहता था आरंभिक मानव। देखो, आरंभिक मानव के साथ पालतू पशु ऐसे रहता था। आते सवाल, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? कुत्ता को। सबसे पहले किस जानवर को आदमी पालतू बनाया था? कुत्ता को। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। चावल का परिमाण भारत में कहाँ से मिलता है? कोल्डिहबा से। चावल का परिमाण भारत में कहाँ से मिलता है? कोल्डिहबा से। चिरांद नामक स्थान है बिहार में। मेहरगढ़ नामक स्थान है पाकिस्तान में। बोरजोहम नामक स्थान है कश्मीर में। कोल्डिहबा नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। बोरजोहम कहाँ है? कश्मीर। बोरजोहम कहाँ है? कश्मीर। कोल्डिहबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं आगे। अब आते हैं अगला चैप्टर 5, प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। टेंशन नहीं लेना दोस्त, 6 से लेकर 12 तक सबका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। डेली एक बुक का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे।
आज 6 का लेकर आए इतिहास, अतीत से वर्तमान। कल लेकर आएंगे 6 का भूगोल, परसों लेकर आएंगे 6 का पॉलिटी। सब मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम बच्चा में क्या गलती कर चुके हैं, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक ही सारा चीज़ मिलेगा कंपटीशन का, जो कि आज हम याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये मालूम नहीं था कि ये तो था बच्चे वाला चीज़ था, ये मालूम नहीं था। जब पढ़ने लगिएगा निकाल के तब मालूम चलेगा कि अरे हम तो बच्चा वाला चीज़ छोड़ दिया, वही कंपटीशन में पूछ रहा है, उसके बाद अभी बन नहीं रहा। अब आते अगला, बोलने से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था, लेकिन हस्तिन नागपुर नहीं था। यही सबसे क्वेश्चन निकाल के दे देगा तब तक कभी नहीं बनेगा कंपटीशन में। आप देखो ना, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले? लोथल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं नहीं थी? शहरी जीवन है, विदेशी के साथ व्यापार होता था, ये भी है। सुनियोजित नगर निर्माण, ये भी था। लेकिन ग्रामीण सभ्यता था? नहीं था। ग्रामीण सभ्यता तो वैदिक सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई। किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। महास्नानागार नगर से प्राप्त हुआ तो महान स्नानागार या महान अन्नागार। अगर महास्नानागार कर दे या महान अन्नागार कर दे, ये सब होता है मोहनजोदड़ो से। ये छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार करे तो हड़प्पा से मिला है। निम्नलिखित को सम्मिलित किए। सोना का व्यापार कहाँ से होता था? कर्नाटक से। फिरोजा से गुजरात, चांदी का ईरान से, सिपिया का मध्य प्रदेश से। फिर से आते हैं, सोना का व्यापार कर्नाटक से, फिरोजा का व्यापार गुजरात से, चांदी का व्यापार ईरान से, सिपिया का व्यापार मध्य प्रदेश से। फिरोजा का व्यापार गुजरात से, फिरोजा का व्यापार गुजरात से। मात्र आप लोगों को सोना चांदी के बारे में ही मालूम होगा, ये हम जानते हैं। फिरोजा सिपिया के बारे में नहीं मालूम होगा। यही वहाँ दे देगा कंपटीशन में, सिपिया का व्यापार निम्नलिखित में से कहाँ से होता था? तो हो गया टाई फिश, इसलिए पढ़ लीजिए। सोना का व्यापार कर्नाटक से, सोना का व्यापार कर्नाटक से। फिरोजा का व्यापार गुजरात से, फिरोजा जो आ रहा है तो लास्ट में गुजरात। चांदी का ईरान, सिपिया का मध्य प्रदेश, सिपिया का मध्य प्रदेश, सिपिया का मध्य प्रदेश, सिपिया का मध्य प्रदेश, सिपिया का मध्य प्रदेश। अगर आप बीपीएससी या आईएएस के लिए तैयारी करने जाइएगा ना, तो पहले 6 से लेकर 12 तक ले ही किताब को रटवाया जाएगा। और कहेगा कि 6 से लेकर 12 तक ले किताब पढ़ लीजिएगा ना, तो पीटी एग्ज़ाम निकल जाता है। अब पीटी एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, तो आधा इसमें से मेंस के बाद कुछ बुक और पढ़ना पड़ता है, जो कि मेंस भी पूरा निकाल देता है। अब आते हैं अगला चैप्टर कौन है? जीवन के विभिन्न आयाम, जीवन के विभिन्न आयाम, जीवन के विभिन्न आयाम। अब आते हैं, वेद की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इनाम गांव राज्य किस राज्य में स्थित? महाराष्ट्र में। इनाम गांव किस राज्य में स्थित? महाराष्ट्र में। अब आते खालिस्तान। आर्यों का विस्तार बिहार के डेस नदी तक रहा, मतलब बिहार के डेस नदी तक ले आर्यों का विस्तार रहा। गंडक नदी तक ले आर्यों का विस्तार रहा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग वैदिक आर्य को अनाज पैदा करता था, मतलब ऋग वैदिक आर्य क्या चीज़ का अनाज पैदा करता था? यब का। ऋग वैदिक आर्य यब अनाज पैदा करते थे। ऋग वैदिक आर्य यब अनाज पैदा करते थे। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र का एक बस्ती है। वैदिक कबीले के प्रधान को कहा जाता था सरदार। वैदिक कबीले के प्रधान को कहा जाता था सरदार। आते हैं, अपने उत्तर हाँ या नहीं में दें।
अब कौन कौन सही है यहाँ कहना है, कौन कौन गलत है ये भी। हाँ हाँ, ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे, सही है। आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था, सही है। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था, नहीं, उत्तर भारत में था। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे, नहीं, नगरों में भी करते थे, उसके बाद ग्रामीण में भी करते थे। इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे, सही। आज तक हम पहले आ रहे थे कि मोहनजोदड़ो में ही मृतकों को जला दिया जाता था, आज हमको भी मालूम आया कि इनाम गांव में भी ही मृतकों को जला दिया जाता था। अब आते हैं आगे। प्रारंभिक राज्य। महाजनपदों का विवरण प्राप्त है। महाजनपदों का विवरण प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है? महाजनपदों का विवरण प्राप्त है, कहाँ से? महाजनपदों का विवरण प्राप्त है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ दोनों से प्राप्त है। अब आप बताओ तो आप मालूम चलेगा। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? मतलब महाजनपद काल में राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? बताओ, हिम्मत है तो यही सब क्वेश्चन डाल देगा तो हो जाएगी भूस, हो जाएगा भूस। छठा भाग प्राप्त करता था। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी थी राजगिरी। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था? लिच्छवी गणराज्य था। खाली स्थान को भरे। अवंती का राजा देश था। अवंती का राजा अवंती था। अवंती का राजा आज तक लोग पढ़े नहीं। प्रघोत भी था। अवंती का राजा प्रघोत भी था और अवंती भी था। बज्जी संघ की राजधानी थी। बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली लिखा गया यहाँ। वैशाली यहाँ लिखा गया। पाटलीग्राम में सैनिकों छावनी का निर्माण करवाया था। पाटलीग्राम में सैनिकों छावनी का निर्माण किया था अजातशत्रु। नंद वंश के शासक देश के समय सिकंदर पर आक्रमण किया। नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर पर आक्रमण किया था। लिच्छवी देश संघ का एक गण था। लिच्छवी वैशाली संघ का एक गण था। वैशाली संघ का एक गण था। अब आते हैं आगे। नए प्रश्न नवीन विचार। नए प्रश्न नवीन विचार चैप्टर का नाम है 6 में। अभी तक लेकिन चैप्टरों को मालूम नाम ना होगा कि क्या क्या चैप्टर का मालूम था, इसलिए हमको मेरे को भी खुद मालूम नहीं था, इसलिए बोले। नए प्रश्न नवीन विचार। अब आते हैं आगे। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तूप। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तूप यही है। देखो, अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ में स्तूप ही है। महात्मा बुद्ध का उपदेश देते हुए चित्र। महात्मा बुद्ध ऐसे उपदेश देते थे, देख लो। अब आते क्वेश्चन आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। महावीर ने कब निर्माण प्राप्त हुआ? महावीर ने कब निर्माण प्राप्त हुआ? कब हुआ था? 468 BC में। लेकिन जन्म कब हुआ था? 540 BC में। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। प्रथम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए। इस घटना को कहलाता है, इस घटना को क्या कहलाता है? इस घटना को क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ खाली स्थान पर भरा जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए देश अपनाने की सलाह दी। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए विवेक अपनाने की सलाह दी। क्या अपनाने की सलाह दी? विवेक। यहाँ खाली स्थान पर पड़ेगा विवेक। नचिकेता की कहानी देश से ली गई। नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद से ली गई है। उपनिषदों में देश विषयों पर चर्चा मिलती है। उपनिषदों में दार्शनिक विषयों पर चर्चा मिलती है। यहाँ बराबर दार्शनिक। महावीर के लिए देश शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। ये सब सोचो 6 क्लास में दिया हुआ है। बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी देश मांगकर खाते थे, भीख मांगकर खाते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। यहाँ भराएगा भिक्षा और यहाँ मिलान कीजिए। बोध गया किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। बोध गया किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। त्रिरत्न किससे संबंधित है? गार्गी किससे संबंधित है? एक प्रमुख स्त्री विचारक। गार्गी किसके संबंधित है? एक प्रमुख स्त्री विचारक। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। विचारों का संकलन किससे संबंधित है? उपनिषद से। बिंबिसार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म का अनुयायी से। अब आते हैं अगला चैप्टर। दो बार क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं अगला प्रथम साम्राज्य। अब क्या पढ़ेंगे? प्रथम साम्राज्य का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रथम साम्राज्य का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रथम साम्राज्य का शेरों वाला स्तंभ देखो, 3 गो शेर है। शेरों वाला स्तंभ देखो, 3 गो शेर है, लेकिन देखो यहाँ पर कोई कुछ और चित्र दिया हुआ है। 3 गो शेर है। अगर पूछेगा स्तंभ में कितना शेर है? 3 गो शेर है। अगर नीचे भी और चित्र दिया हुआ है। अशोक के शासनकाल की कुछ अन्य कलाकृति। ये सब अशोक के शासनकाल में चित्र बनाया गया है। देखो अब आते क्वेश्चन से। सम्राट अशोक कहाँ का शासन था? सम्राट अशोक मगध का शासन था। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? किसके उपदेश बताइए? महात्मा बुद्ध के उपदेश। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था आत्म्य। आत्म्य को क्या कहा जाता था? राजू। मतलब अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का सबसे उच्च पदाधिकारी होता था आत्म्य होता था। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भरा गया? किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भरा गया? कलिंग। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 BC में। कलिंग कहाँ है? वर्तमान में उड़ीसा में। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। आते सही निशान और गलत निशान लगा। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। सही है। सम्राट अशोक ने अपना संदेश पुस्तक में लिखवाया था? नहीं, गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीनतम नाम था? नहीं, उड़ीसा का प्राचीनतम नाम था। अशोक के धर्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था? अशोक के धर्म में पूजा पाठ का अनिवार्य था? नहीं था। बात आगे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सही है, अभी ने बताए थे।
कब पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को 1837 में? कब पढ़ा था? ये सब को नहीं बताता, इसलिए देखो इसमें नया चीज़ मिल गया 1837। कब पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 में पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। अशोक अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिला में बांटा गया था, सही है, ये बांटा गया था। अब आते हैं यहाँ, निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हम बोलेंगे आप लिखिएगा, ठीक है। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, लिखना है, पाटलिपुत्र लिखना है। आज कलिंग भारत के किस राज्य में? आज कलिंग भारत के उड़ीसा में। अशोक के धाम में निहित अच्छी बात को लिखें। अशोक के धाम में अच्छी बात है, राजा उच्च पदाधिकारी प्रजा के हित में सोचते थे, यही लिखना है इसमें। अब यहाँ पर राजस्व संग्रहकर्ता के क्या तात्पर्य है? राजस्व संग्रहकर्ता के क्या तात्पर्य है? कर इकट्ठा करना, यहाँ लिखना कर इकट्ठा करना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखा गया। अब आते आगे, शहरी एवं ग्रामीण जीवन, शहरी एवं ग्राम्य जीवन, ये पढ़ेंगे, शहरी एवं ग्राम्य जीवन। क्वेश्चन आंसर, छोटे एक स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था? छोटे एक स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता? गृहपति। छोटे एक स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? गृहपति। छोटे एक स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? गृहपति। संगम कालीन किसको कहा जाता था? दक्षिण भारत को। संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? बेल्लार। संगमकालीन किसानों को क्या कहा जाता था? बेल्लार। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। संगमकालीन व्यापार नगर कौन नहीं है? संगमकालीन व्यापार नगर कौन नहीं है? पुहार नहीं था, ओरेयूर था, टोंडी था, कन्याकुमारी था, लेकिन पुहार नहीं था। ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि यही सब पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, जो कि हम लोग जैसा ही नहीं बना पाता। ये क्या हो रहा है? अपडेट हो गया, पता ना क्या हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था टच। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? गृहपति। संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? बेल्ला। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। संगमकालीन व्यापार नगर कौन नहीं था? पुहार। अब आते आगे, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। अब आते आगे, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। स्तूप देखो कैसा था, चैत्य का मंदिर ऐसा है, देखो स्तूप ऐसा है। बयान स्थित भगवान बुद्ध ऐसा है। बुद्ध गंधार से लिए ऐसा है। भगवान बुद्ध मथुरा से लिए ऐसा है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर। शुंग वंश का स्थापक कौन था? पुष्यमित्र। अब यहाँ भरना है। मौर्य वंश के बाद देश मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद खाली स्थान मगध पर शासन किया। कौन वंश यहाँ मगध पर शासन किया? शुंग वंश लिखना है यहाँ। क्या लिखेंगे? शुंग वंश। शुंग वंश लिखेंगे। इंडो ग्रीक राजा भारत में देश से आए। इंडो ग्रीक राजा भारत
में कहाँ से आए, बैक्टीरिया से आए। बैक्टीरिया यहाँ लिखना है, बैक्टीरिया नहीं लिखा है, लिख लेना है बैक्टीरिया। और 6 क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टोटल क्वेश्चन आंसर। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था, यहाँ लिखना है रुद्र दामन। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने किया था, रुद्र दामन। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ आते हैं, देश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। क्या चीज़ का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, तो यहाँ लिखेगा कुषाण। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क। लेकिन कनिष्क के ही शासनकाल में रेशम मार्ग का खोज हुआ था। कनिष्क ने देश धर्म के राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया। अब आते आगे, मिला महायान था बौद्ध धर्म से, मिनांडर था इंडो ग्रीक, रुद्रदामन था शक, स्तूप था साची, मिलिंद पन्ह था बौद्ध ग्रंथ। ये सब याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अध्याय नंबर 12, नए साम्राज्य एवं राज्य। नए साम्राज्य एवं राज्य, नए साम्राज्य एवं राज्य। महरौली का लोह स्तंभ, देखो कैसा, महरौली के लोह स्तंभ यही है, यही एक लोहा है, बस इसी को महरौली का लोह स्तंभ। रथ मंदिर, यही है रथ मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय, यही है नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तक्षशिला, उसके बाद नालंदा भी है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन आंसर को। समुद्रगुप्त की परिस्थिति किसमें लिखी गई, समुद्रगुप्त की परिस्थिति किसने लिखी, हरिसेन। समुद्रगुप्त की परिस्थिति किसने लिखी, हरिसेन। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, पुष्यभूति। महरौली के लोह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था, नालंदा विश्वविद्यालय है जो, उसमें विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था, सवाल पूछ कर, जांच परीक्षा द्वारा। ये दोनों किया जाता था तब रुकता था। आजकल के स्कूल में तो पैसा देकर रुकता है ना, पहले सवाल पूछकर जांच परीक्षा के द्वारा ही रुका जाता था। ऐहोल अभिलेख किस राजा की परिस्थिति है, पुलकेशिन द्वितीय। अब आते संस्कृति और विज्ञान। बुद्ध की प्रतिमा एवं चित्रकारी, देखो यही। मरणासन राजकुमारी जो अजंता गुफा में मिला, यही है। बाघ की गुफा की चित्रकारी दृश्य, यही है। बुद्ध की प्रतिमा एवं चित्रकारी के दृश्य, यही है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास किया था, ये तो जानते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास किया था, लेकिन यह एक क्या है, नाटक है। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं, गर्भगृह। दशावतार मंदिर में किस देवता का प्रतिमा है, विष्णु का। दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है, विष्णु का। इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई थी, महाभारत का। इनमें से तमिल साहित्य कौन है, तमिल साहित्य कौन है, शिल्पादिकारम। शिल्पदिकारम था, शिल्पदिकारम था। अब आते हैं अगला क्लास में। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो के लिए कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
बाय। औकात पता चल गया कि कितना जानता था। 6 क्लास का क्वेश्चन आंसर था टोटल, अतीत से वर्तमान का। अगला वीडियो में लाएंगे भूगोल का अतीत से वर्तमान क्वेश्चन टोटल। बाय, आज के लिए यहीं, बाय बाय।